सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल के अध्याय 7 की। भूगोल का अध्याय 7 जिसका शीर्षक है हमारा देश भारत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस अध्याय के प्रश्न और उत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं हमेशा की तरह प्रश्न क्रमांक 1 से। क्या है प्रश्न क्रमांक 1? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। जिसमें पहला जो प्रश्न है वो क्या है कि भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? उनके नाम लिखिए। ठीक है दोस्तों, जब हमसे ये पूछा गया कि भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम लिखिए, तो हम जानते हैं वो जानकारी जो हमने इस अध्याय में पढ़ी थी, है ना दोस्तों। इस अध्याय पर बना हुआ आसान भाषा में विस्तृत वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। आप चाहें तो अगर आपने ना देखा हो तो वहां जाकर इसे देख सकते हैं। फिलहाल बात हो रही है भारत के भौतिक विभाजन की, है ना। तो देखते हैं इसके उत्तर को हम किस तरह से लिख सकते हैं। इसके उत्तर को लिखने के लिए हमने इसको बिंदुवार लिख लिया है। भारत को निम्नलिखित भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, फिर गंगा यमुना आदि नदियों का मैदानी क्षेत्र, फिर प्रायद्वीपीय पठारी भाग, और फिर है समुद्र तटीय मैदानी भाग, और फिर है द्वीपीय भाग। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत में ना पाई जाने वाली जो भौतिक आकृतियां हैं वो अलग अलग प्रकार की है ना। वो तो हम जानते ही हैं। जैसे कि पठार हो गए, पर्वत हो गए, मैदान हो गए, तट हो गए, द्वीप समूह हो गए, है ना। ये सारी चीज़ें आती हैं। दोस्तों, उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरी का कार्य करता है ना। ये हम जानते हैं। हिमालय का मतलब ही क्या होता है? बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को हमने 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में दोस्तों बांट दिया है, ठीक है। सबसे उत्तर में स्थित जो श्रृंखला है उसको क्या कहते हैं? वृहत हिमालय या फिर हिमाद्री। दोस्तों, इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर आती है मध्य हिमालय या हिमाचल जो है वो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थल यहाँ पर स्थित हैं दोस्तों। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का आप चाहे तो पता लगा करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। शिवालिक जो है वो सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है ना दोस्तों। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल और सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जो जलोढ़ निक्षेप है ना उनसे बने हुए हैं, है ना। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं और यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल भी स्थित है। यह शुष्क, गर्म और रेतीला स्थल है दोस्तों। यहाँ पर वनस्पति की मात्रा जो है वो बहुत ही कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार भी स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है और इसका जो धरातल है वो काफ़ी ऊंचा नीचा है और इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां भी स्थित हैं। दोस्तों, इसका जो उत्तर पश्चिमी भाग है उसमें अरावली श्रृंखला स्थित है। क्या ये नाम आपने पहले सुना था? अगर अध्याय पढ़ा है तो ज़रूर सुना होगा, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला भी है। दोस्तों, विंध्य और सतपुड़ा का नाम आपने सुना होगा। ये भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर के नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर के गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। दोस्तों, पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट की बात करें तो बीच बीच में थोड़ा सा टूटा हुआ और असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे कि कोयला, लौह अयस्क, इन सब की प्रचुरता पाई जाती है। दोस्तों, पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी सक्रिय है और जो पूर्वी तटीय मैदान है वो अपेक्षाकृत चौड़े हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब की सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण भी करती है ना। खैर, तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा, है ना। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, गंगा यमुना नदियों का मैदानी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठारी भाग, समुद्र तटीय मैदानी भाग और द्वीपीय भाग इसका हिस्सा है। दूसरा वाला प्रश्न क्या है? भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो 7 देश कौन कौन से हैं। सबसे पहले है नेपाल, है ना। फिर क्या है? फिर है भूटान, फिर है म्यांमार, फिर चीन,
बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आपने भारत का नक्शा तो देखा ही होगा, है ना? तो आपको पता होगा कि ये सातों देश की जो सीमाएं हैं वो भारत की सीमाओं के साथ ये अपनी सीमाएं साझा करते हैं। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? प्रश्न क्रमांक 3 है, कौन सी दो प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती है? मैंने आपको अभी बताया दो प्रमुख नदियां जो अरब सागर में गिरती, वो है एक नर्मदा और एक है तापी। ठीक है, इसके बाद में चौथा प्रश्न, चौथा क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा, इनका हमें लिखना है नाम। ठीक है, इनका नाम लिख देते हैं दोस्तों। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। क्या है? भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? किन दो राज्यों की राजधानी एक ही है? दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 6? उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है ना? क्यों? तो ठीक है, इसका जवाब दे देते हैं दोस्तों। हिमालय का जो दक्षिण है उसमें भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल और कैसा है? सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। नदियों के ये मैदान दोस्तों कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं और यही कारण है, महत्वपूर्ण कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है या जनसंख्या अधिक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। क्या है? लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, ऐसा क्यों है? समझिए, लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रवाल से बना है। प्रवाल क्या है? छोटे छोटे समुद्री जीवों के कंकाल है, इसीलिए इसे प्रवाल द्वीप कहा जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे अगले प्रश्न पर, जो है प्रश्न क्रमांक 2। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? सही उत्तर चिन्हित हमें यहाँ पर करना है। चलिए अभी कर देते हैं। सबसे पहला प्रश्न, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक, हिमाद्री या फिर हिमाचल? तो इसे कहा जाता है शिवालिक, यानी क इसका सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरावली, पश्चिमी घाट या फिर हिमाद्री? इसका भी सही जवाब क्या है? ख यानी पश्चिमी घाट। फिर तीसरा प्रश्न क्या है? पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? श्रीलंका या मालदीव, भारत, श्रीलंका या भारत तथा मालदीव? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत तथा श्रीलंका। फिर आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 4? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ख लक्षद्वीप द्वीप समूह या ग मालदीव? तो इसका सही जवाब है ख यानी लक्षद्वीप द्वीप समूह। फिर प्रश्न क्रमांक 5 क्या है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? क अरावली, ख पश्चिमी घाट या ग हिमालय? इसका सही जवाब है क यानी अरावली। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? भाई ये तो हमारा पसंदीदार प्रश्न है, खालिस्तान भरिए। चलिए अभी भर देते हैं। सबसे पहला क्या है? भारत का क्षेत्रफल लगभग खालिस्तान है। आप जानते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर आपने वह वीडियो देखा होगा जो इस अध्याय पर हमने बना करके हमारे चैनल पर अपलोड किया है, तो आप ज़रूर जानते होंगे यह बात। इसके बाद में दूसरा खालिस्तान क्या है? महान हिमालय को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अभी हमने देखा था हिमाद्री, हिमाद्री के नाम से इसे जाना जाता है। फिर आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? क्षेत्रफल की दृष्टि से खालिस्तान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, फिर चौथा खालिस्तान क्या है? नर्मदा नदी खालिस्तान सागर में गिरती है। अभी हमने देखा था नर्मदा और तापी नदियां दोनों ही अरब सागर में गिरती हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 5 क्या है? खालिस्तान भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। तो वो है कर्क रेखा, जो कि भारत के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरने वाली अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इस अध्याय में आपको जानकारी होगी, हमने बात करी थी स्थिति के बारे में।
सबसे पहले तो हमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है कि भाई भारत जो है वो एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। बात की थी भारत के क्षेत्रफल की, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार जो है, अगर उसकी बात करें तो कितना है, 3200 किलोमीटर। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार जो है वो कितना है, 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग और द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, प्रकट करते हैं, बताते हैं। यहाँ पर जलवायु की भिन्नता पाई जाती है, वनस्पति वन्य जीवों के साथ साथ भाषा और संस्कृति भी है जिसकी बहुत भिन्नता देखने को मिलती है। और दोस्तों, इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारे परंपराओं में दिखती है, दिखाई देती है। और यही कारण है कि हम एक राष्ट्र के रूप में बंधे हुए हैं, है ना। दोस्तों, वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है और यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कहलाता है। अगर बात करें स्थिति की तो भारत कहां पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना। कर्क रेखा 23 अंश 30 मिनट उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है और दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच में है। और पश्चिम से लेकर पूर्व तक दोस्तों भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। इसको मैं आपको इस तरह से बता देता हूं, आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए, एक मोटा माटी चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। लगभग, अब ऐसा एग्जैक्ट तो बनेगा नहीं लेकिन कोशिश कर देते हैं। ये मान लीजिए कि भारत का नक्शा है, सटीक तो बना नहीं है उतना, लेकिन फिर भी अब इसमें हमें क्या बताई गई है, दो चीज़ें थी। सबसे पहली बात समझिएगा, मैंने आपको भारत का क्षेत्रफल बताया था ना, ये दिशा है नॉर्थ यानी उत्तर, ये है साउथ यानी दक्षिण, ये है पूर्व यानी ईस्ट, है ना, और ये है वेस्ट यानी पश्चिम। ठीक है, तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि उत्तर में जो लद्दाख है, यहां से लेकर के दक्षिण तक के, दक्षिण में जो कन्याकुमारी है, यहां तक की अगर इसके विस्तार की बात करें तो कितना है, 3200 किलोमीटर। और अगर बात करें दोस्तों कहां से कहां तक की, पूर्व से अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कच्छ तक की, तो इसका विस्तार कितना हो जाता है, ऐसे में देखेंगे तो 2900 किलोमीटर, यानी ऐसे में ज़्यादा है, उत्तर से दक्षिणी विस्तार अधिक है पूर्व से पश्चिम विस्तार की अपेक्षा, है ना। और अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको ये बताया कि इसकी जानकारी, इसकी अवस्थिति के बारे में, है ना, कैसा स्थित है। तो कैसा स्थित है मैं आपको बता दूं कि ये जो है भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, यानी यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की बात हो रही है। ठीक है, यानी ऐसा। और इसके अलावा पश्चिम से लेकर पूर्व तक की बात करें तो भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। ठीक है, अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, यहाँ पे समय में काफ़ी अंतर है, लगभग 2 घंटे का। ठीक है ना दोस्तों, हमने पहले भी पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय जो है वो लगभग 2 घंटे पहले होता है। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत की मानक समय जो है वो माना जाता है ना। ठीक है, तो और दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, चूंकि हम बात कर ही रहे हैं, तो बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, जहां पूरे देश का मानक समय एक ही नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो 7 और कनाडा में 6 मानक समय है, और
दोस्तों रूस में कितने मानक समय है आपको पता है? आप चाहें तो पता करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर ज़रूर हमें दे सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जलोढ़ निक्षेप के बारे में हमने इस अध्याय में पढ़ा भी है ना, प्रश्न उत्तर में देखा। जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं? ये नदियों के द्वारा लाई गई जो बहुत महीन मिट्टी होती है ना, और नदीन बेसिन, इसमें निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी तो आप जानते ही क्या होता है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां जो है दोस्तों वो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति दोस्तों त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। ठीक है ना दोस्तों और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्रवाल के बारे में हमने पढ़ा था, लक्षद्वीप के बारे में। प्रवाल जो है छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि जो है वो इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते चले जाते हैं, और इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का ये क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस अध्याय पर बना यह वीडियो आपके लिए मददगार यानी सहायक सिद्ध होगा। आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आया होगा, ऐसी मेरी आशा है आप सभी से। आपको ये प्रश्न और उत्तर ज़रूर समझ में आ गए होंगे। हर वीडियो की तरह इस वीडियो का उद्देश्य भी बस इतना ही है कि आप सभी लोग मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर पाएँ, और आपको इन प्रश्नों के उत्तर को समझने में जो कठिनाई हो रही है उसको दूर करने का हम प्रयास कर पाएँ। इसी प्रयास के साथ में आपसे एक उम्मीद भी करते हैं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो ने आपके ज्ञान में ज़रा सा भी इजाफा किया हो, तो आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, मित्रों और परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाएँ, इस जानकारी को समझ पाएँ, है ना, इस वीडियो को। और आपसे फिर से जल्द पुनः मुलाकात होगी अगले अध्याय के साथ, अगली जानकारी के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।